जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NS ऑनलाइन क्लासेज में। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज से मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जिस सीरीज के माध्यम से आप लोगों को एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, वैसे वैसे प्रश्नों को इस सीरीज के माध्यम से हल करेंगे जो एग्जाम में अति इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए इसी के दौरान आज की क्लास में हम लोग सबसे इंपोर्टेंट प्रश्न जो कि हर एक साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, झारखंड हो, यूपी हो, कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, किसी से भी रिलेटेड हो, ये प्रश्न क्या है हमेशा पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सोल्व कर ले। सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले समझिएगा कि ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए एक मेथड का यूज किया जाता है जिसे हम लोग विरोधाभास विधि बोलते हैं। कौन सा विधि बोलते हैं? विरोधाभास विधि। ये विरोधाभास विधि बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या ये विधि क्या होता है जिसमें मान लिया जाए प्रश्न को हम लोग को बोल रहा है कि सिद्ध करिए कि अपरिमेय संख्या है। तो अगर विरोधाभास विधि का उपयोग करते हैं तो हम लोग जस्ट उल्टा मान लेते हैं कि यह परिमेय नहीं है या अपरिमेय है। ऐसे मान करके हम लोग प्रश्नों को सिद्ध करते हैं, तो उसी को विरोधाभास विधि बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे बोल रहे आपसे क्वेश्चन कोई करे कि बताइए बबुआ ये मार्कर है, इसको सिद्ध करिए कि कैसे मार्कर है। तो ये मार्कर को सिद्ध करने के लिए है, तो ये मार्कर लेकिन हमको प्रूफ करने बोल रहा है। तो अगर ये मार्कर सिद्ध करने के लिए बोले, इसको मार्कर ना मान करके अगर हम पेंसिल मान लेंगे और उसके द्वारा सिद्ध करेंगे, तब वो विधि क्या कहलाता है? विरोधाभास विधि। अर्थात हम लोग अपोजिट मान लेते हैं। जैसे बोला कि √2 एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करिए, तो विरोधाभास विधि का जब यूज करेंगे तो हम लोग मान लेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है, ये मान करके विरोधाभास करेंगे। क्लियर? विरोध करेंगे, उसके बाद प्रश्न को सॉल्यूशन हम लोग को प्रूफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है। तो देखिए, अगर इसको प्रूफ करते हैं तो लिख देंगे प्रूफ। देखिए, विरोधाभास विधि अभी बताया यूज करना है, तो विरोधाभास विधि में लिख लेंगे इसको कि माना कि √2 अपरिमेय सिद्ध करने बोल रहा है। हम लोग विरोधाभास विधि का उपयोग कर रहे थे, इसमें हम लोग क्या मानेंगे कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, कोई दिक्कत? परिमेय संख्या है। अब बताइए, जब कोई भी परिमेय संख्या होती है तो परिमेय संख्या की डेफिनेशन होता है कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब मान लिया अगर हम 2 को परिमेय बोल रहे हैं तो 2 को 2/1 अर्थात P/Q के रूप में इसको बराबर लिख सकते हैं, यानी 2 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इस प्रकार से, है ना। तो यहाँ पर अगर हम माने कि √2 एक परिमेय संख्या है विरोधाभास विधि को फॉलो करने के लिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसलिए √2 को P/Q के बराबर लिख सकते हैं। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि √2 को हम माने हैं कि परिमेय संख्या, और हर एक परिमेय संख्या को P/Q के रूप में Q/Q के बराबर लिखा जा सकता है। क्लियर? तो चलिए, यहाँ पर हम लोग क्या डेफिनेशन पढ़े थे कि जब परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं तो P और Q क्या होता है? यहाँ लिख देंगे जहां P और Q पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। इसके साथ साथ जब भी कोई परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखा हुआ रहता है तो उसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होता है। उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होता है? 1। तो यहाँ P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा? तो लिखेंगे तथा P एवं Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। क्या है? 1 है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इतना लैंग्वेज पहले हम लोग लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे √2 बराबर P/Q, जहां P और Q पूर्णांक होता है परिमेय संख्या के डेफिनेशन से, Q डज नॉट इक्वल टू 0, तथा P और Q का केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होता है? 1। तो परिमेय संख्या का हर एक रूप में P और Q यानी अंश और हर का उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर 1 होता है। कितना होता है? 1। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी तो हम लोग माने कि इसका गुणनखंड 1 है, आगे हम लोग देखते हैं। तो अगला स्टेप में लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर
दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो बताइए वर्ग करेंगे स्क्वायर करेंगे तो √2 का होल स्क्वायर इस साइड भी हो जाएगा और p/q का होल स्क्वायर इस साइड भी हो जाएगा। क्लियर। अब अगर जो है हम लिखते हैं तो स्क्वायर से जब खत्म करेंगे तो कट जाएगा, रूट से रूट बचेगा क्या, 2 बचेगा, बराबर ये क्या हो जाएगा p² / q², इस प्रकार से हो जाएगा। क्लियर। अब आगे अगर हम स्टेप करेंगे तो यहाँ पर देखिए q को ये साइड कर देते हैं, q² बराबर हम लिख सकते हैं, तो 2 को दूसरी साइड भेजना पड़ेगा यानी p²/2 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट है। क्लियर। अब यहां से अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इक्वेशन फर्स्ट से एक स्टेटमेंट हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे कि देखिए कि मान लिया जाए यहां पर दो बटम है और p यानी अंश में है, दो हर में है। तो अगर ये कोई संख्या होता, सपोज करिए किसी का स्क्वायर होता, तो हम ये मान लेते कि दो उसको डिवाइड कर रहा है। देखिए दो बटम है मतलब डिवाइड कर रहा है कि नहीं, है कि नहीं। मान लेते इस प्रकार से हम लिख सकते थे 2/2 लिखते तो 2 को डिवाइड कर देता कि नहीं, या 4/2 लिखते थे इसको डिवाइड कर देता कि नहीं। तो यहाँ पर p मान लिया कोई पूर्णांक होता तो 2 उसको डिवाइड कर देता। ठीक है। तो यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि नहीं, कि लिखेंगे चूंकि 2p² को विभाजित करता है कहां से, यहां पर से, देखिए डिवाइड कर रहा है। ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 2p को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। शायद ये बात आप लोग को नहीं समझ में आई होगी। अगर 2p² को काट रहा तो 2p को भी काटेगा। जैसे एक एग्जांपल समझ लीजिए, सपोज करिए मान लेते हैं कि 2 यहाँ पर 4 का स्क्वायर है और उसको 2 काट रहा, मतलब 4 का स्क्वायर 16 हो गया बटा 2, तो 4 8 दूनी 16 इस प्रकार से विभाजित कर रहा। तो क्या ये स्क्वायर यानी कि स्क्वायर हट जाएगा तो क्या बचेगा 4/2। तो 2 4 को नहीं काटेगा, तो जी बिल्कुल काटेगा। तो यहीं पर देखो जब स्क्वायर वाला को काटा 2, तो बिना स्क्वायर वाला यानी स्क्वायर हट गया तो उसको भी काटा, यानी p² को काटा तो p को भी काटे, तो इसको p² हम 4 को मान लेते हैं p²। तो जब 4 चौक 16 को काटा तो यहाँ 4 को भी काटा, अर्थात p को भी तो डिवाइड किया। तो यहाँ पर यह स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग क्या करते हैं कि देखिए आगे हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर एक बात और आगे स्टेप लिखेंगे तो लिखेंगे माना कि अगला स्टेप में यहाँ पर देखिए जो भी यहाँ पर संख्या इक्वेशन फर्स्ट में ऊपर p है तो p को मान लेंगे, यानी माना कि p बराबर कोई अन्य पूर्णांक मान लेंगे। कोई अन्य पूर्णांक तुम k मान लो, c मान लो, d मान लो, जो दिल करे मान लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मान लेंगे 2k। क्या मान लेते हैं 2k। क्यों 2k ही माने, तो यहाँ देखिए k को हम एक पूर्णांक के रूप में मान ली, k की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ गुणांक के रूप में वही संख्या रखना है जो यहाँ पर सिद्ध करने बोलेंगे, अर्थात यहाँ पर 2 है तो 2k मानेंगे। क्या है, अगर 3 होता तो 3k मानते, 4 होता तो 4k, 5 होता तो 5k, कुछ भी इस प्रकार से होता तो हम वही मानते। तो यहाँ 2 है तो 2k मान लिए, कोई दिक्कत। तब इसी का मान जहां लिख देंगे के क्या है, एक पूर्णांक होना चाहिए, जहां के एक पूर्णांक है। क्लियर। अब इसी के का मान p का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, तो लिखेंगे p का मान यानी समीकरण फर्स्ट में p का मान रखने पर p का मान रखते हैं। तो p का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो q² बराबर क्या है p²/2, तो p का कितना रखेंगे 2, तो 2k का स्क्वायर हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा। तो यहां से अगर हम q² बराबर लिखते हैं तो पोस्ट को ब्रेक करेंगे तो स्क्वायर दोनों पर, यानी 2 दूनी 4 के गुने के यानी k² बटा 2, तो 2 से 2 ये डिवाइड हो गया। यहाँ बचा क्या, q² बराबर 2k²। क्या बचा 2k²। अगर सपोज करें यहाँ हम k² को अलग करते हैं, मतलब फ्री छोड़ते हैं, तो 2 को इधर भेजना पड़ेगा, यानी q² बटा 2 लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन क्या कर देंगे, सेकेंड कर देंगे। ठीक है। यहां तक बातें आप लोग को समझ में आए। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट की मदद से ये स्टेटमेंट लिखे थे, यानी इक्वेशन फर्स्ट में
टू जो था डिवाइड के रूप में पी स्क्वायर के डिवाइड के रूप में था, लेकिन इक्वेशन सेकेंड में देखेंगे तो टू है क्यू स्क्वायर के डिवाइड के रूप में। तो यहाँ से क्या हम स्टेटमेंट वही वाला सेम बात लिख सकते हैं, चूंकि दो क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, इसलिए टू क्यू को भी विभाजित करेगा, जो अभी हम समझाए थे क्यू को भी विभाजित करेगा क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों इक्वेशन की मदद से हम लोग स्टेटमेंट लिखे हैं। ठीक, अब एक बात आप लोग से पूछते हैं कि कोई संख्या, यहां इसका मतलब सीधा सीधा अर्थ यही हो गया कि दो पी को भी विभाजित कर रहा और दो क्यू को भी विभाजित कर रहा, दो पी को भी विभाजित कर रहा, दो क्यू को भी विभाजित कर रहा। यहां से आप लोग को एक बात पूछता हूं, आप लोग बताइएगा कि बताइए कि कोई भी संख्या किसी दूसरे संख्या को डिवाइड कब करता है। जैसे एक एग्जाम्पल समझिए, मान लेते हैं कि जैसे 4 है, ठीक है, 4 या 6 ले लीजिए या 10 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। अगर 4 को 2 डिवाइड कर रहा, मान लेते 2 काट रहा, या 6 को 2 काट रहा है, या 10 को 2 काट रहा, तो 4 को 2 काट रहा है या 6 को 2 काट रहा है या 10 को 2 काट रहा है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका ये अर्थ हुआ कि 4 को अगर 2 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है कि 4 के फैक्टर में अगर उसका गुणनखंड किया जाए तो वहां 2 मौजूद होगा। ठीक है, वहां 2 क्या होगा? मौजूद होगा। सेम इसी प्रकार से अगर हम बोल रहे हैं कि 6 को 2 डिवाइड कर रहा, मतलब 6 को 2 पूरा पूरी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 6 के गुणनखंड में, 6 के फैक्टर में 2 मौजूद होगा, 2 मौजूद होगा, तभी पूरा पूरा काट रहा है यानी डिवाइड कर रहा है। 10 को 2 काट रहा है, इसका मतलब 10 के गुणनखंड में 2 होगा, 10 के गुणनखंड के अंदर क्या होगा? 2 होगा। देखिए जैसे हम लोग 10 का गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणे 5 लिखते हैं कि नहीं? तो बताइए अगर 2 इसको काट रहा है, इसका मतलब इसका गुणनखंड में 2 है कि नहीं? जी बिल्कुल है। तो बस वही बात याद रखिएगा। तो यहाँ बोल रहा है कि 2 पी को विभाजित कर रहा और 2 क्यू को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब 2 पी और क्यू दोनों को विभाजित कर रहा है। जब 2 पी और क्यू दोनों को विभाजित कर रहा, यहां से हम लोग क्या बात निकालेंगे? यहां से एक हम लोग फैक्ट यानी स्टेटमेंट निकालेंगे कि समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से पता चलता है कि देखिए 2 पी को विभाजित करे, इसका मतलब पी के गुणनखंड में 2 मौजूद होगा। जी बिल्कुल। अगर 2 क्यू को विभाजित करे, इसका मतलब क्यू के गुणनखंड में भी 2 मौजूद होगा। हाँ, तो यहां से एक बात क्या लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से पता चलता है कि पी एवं क्यू का एक अन्य गुणनखंड, अन्य फैक्टर गुणनखंड यानी फैक्टर बोल सकते हैं, गुणनखंड 2 है। क्या है? 2 है। समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से क्या पता चला कि इसका 2 का एक गुणनखंड पी है, सॉरी पी का गुणनखंड 2 है, यहाँ क्यू का गुणनखंड 2 है। इसका मतलब फर्स्ट और सेकेंड से हमको क्या मिला कि पी और क्यू का एक अन्य गुणनखंड क्या है? 2 है। लेकिन हम लोग देखिए शुरू में क्या माने थे कि पी और क्यू का एक क्यू भाइनिष्ठ गुणनखंड जो है कि 1 है। कब 1 होगा? जब ये परिमेय संख्या होगा। जब √2 परिमेय संख्या मान लेते हैं तब इसका पी और क्यू का एक ही गुणनखंड कितना होगा? 1 होगा। लेकिन जब यहाँ पर हम लोग स्टेप चलाए हैं, यहाँ देख रहे हैं कि पी और क्यू का एक और गुणनखंड है, वो 2 हो गया। तो बताइए ये दोनों एक दूसरे को विरोध कर दिया कि नहीं? है, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि नहीं? विरोध कर दिया कि नहीं? कोई दिक्कत? विरोध कर दिया है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कि यहाँ पर बातें विरोध हो गई, एक दूसरे के खिलाफ हो गई। देखिए यहाँ पी और क्यू का एक गुणनखंड 1 था, लेकिन यहाँ उसके अतिरिक्त क्या हो गया? 2 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि एक गुणनखंड 2 है, अतः हमारी मान्यता या गलत हो गई कि √2 एक परिमेय संख्या है, बल्कि √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या
है। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये बात आप लोग को समझ में आई कि समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से क्या पता चलता है कि P और Q का एक अन्य गुणनखंड क्या है, 2 है, जो कि एक दूसरे को क्या हो गया, विरोध कर दिया। पहले माने थे कि एक ही गुणनखंड 1 है, कब, जब परिमेय है तब, लेकिन यहाँ 2 भी हो गया, इसका मतलब दोनों विरोध कर गया। जब विरोध कर गया तो हमारी मान्यता यह गलत हो गई कि √2 एक परिमेय संख्या है, बल्कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जो हमें सिद्ध करना था। ये लैंग्वेज हम लोग को लिख देना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सवाल बहुत बेहतरीन ढंग से आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। आगे की क्लास में हम लोग इसके आगे के जो भी प्रश्न अभी बताए थे कि एक इस प्रकार का पूछता है, यहाँ पर आप लोग √2 की जगह √3 भी रहेगा तो यही रूल लागू करेंगे, √5 भी रहेगा तो यही, √7 रहेगा तो यही, √11 रहेगा तो यही हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। तो आपको ये टास्क दिया जाता है कि ये सब सिद्ध करके आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, आगे की क्लास में हम लोग इस टाइप का प्रश्नों को हल करेंगे कि 2 + √2 या 3 - √3 या 5 + √2, इस प्रकार से 2 डिजिट 2 पद के रूप में रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत है, इस प्रकार से रहेगा, उसको कैसे हम लोग सिद्ध करना है इसको करेंगे। तो उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर अच्छी तरह से समझ में आई होगी तो हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।